हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर बताऊंगा एक पोयम जिसका नाम है लंदन 1802, जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोयम को लिखा गया था 1802 में और पब्लिश किया गया था 1807 में। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को एड्रेस करते हैं और चाहते हैं कि मिल्टन वापस जिंदा होकर आए और इंग्लैंड के लोगों को कुछ वर्च्यू यानी कि कुछ गुण सिखाएं। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि आज का जो इंग्लिशमैन है वो अपने गुणों को भूल चुका है, तो वो चाहते हैं कि वो मिल्टन वापस आकर एक बहुत ही पेप टॉक उनके साथ करें, यानी कि एक जोशीला भाषण दें और सब कुछ ठीक कर दें। बाकी की डिटेल्स आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएंगी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद मिलते हैं। ये जो पोएम है लंदन 1802, ये स्टार्ट होती है आपका पोएट जॉन मिल्टन को एड्रेस करता है तब। आपके पोएट जॉन मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जॉन मिल्टन, मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से वापस आएँ, क्योंकि जिस वक्त ये पोएम लिखी जा रही है ऑब्वियसली जॉन मिल्टन की डेथ हो चुकी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे मिल्टन की लाइफ से, और हम जानते हैं कि मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे रिस्पेक्टेड पोएट में से एक हैं। वो लैमेंट करते हैं कि मिल्टन अब हमारे बीच में नहीं है, और आपके पोएट का मानना है कि इंग्लैंड को उनकी गाइडिंग वॉइस की ज़रूरत है। इंग्लैंड को ज़रूरत है मिल्टन की, ताकि मिल्टन गाइड कर सकें इंग्लैंड के लोगों को, क्योंकि आपके पोएट का मानना है कि इंग्लैंड अपना रास्ता भटक गया है। स्पीकर बहुत साफ साफ शब्दों में, यानी आपके पोएट बहुत साफ साफ शब्दों में आलोचना करते हैं उस नेशन की जो लंदन उस वक्त है, अपने उस राष्ट्र की, यानी इंग्लैंड के उस स्थिति की जिस वक्त इंग्लैंड लग रहा था कि इंग्लैंड अपना रास्ता खो चुका है। आगे आपके पोएट ये कहते हैं कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो भूल चुके हैं किस चीज़ को, अपनी ग्लोरी को, अपनी बेहतरीन रिलीजन, अपने बेहतरीन धर्म को, अपनी मिलिट्री माइट यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को, और अपने लिटरेचर को। स्पीकर को चिंता है कि इंग्लिशमैन जो है यानी इंग्लैंड का निवासी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, और आपके पोएट चाहते हैं कि मिल्टन वापस आएँ और एक बेहतरीन जोशीला भाषण दें इंग्लिशमैन को आकर, ताकि लोग दोबारा से वापस अपने सही रास्तों पर चलने लगे। पोएम के दूसरे हाफ में विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन के जो कैरेक्टर में अच्छी बातें हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, और उन्हें वो किसी एक दैवीय शक्ति के रूप में, यानी ऐसे जैसे कोई एक सेलेशियल इमेजरी हो, इस तरह से जॉन मिल्टन के स्वरूप को, उनके कैरेक्टराइजेशन को गढ़ते हैं। वो बताते हैं लास्ट में आकर कि मिल्टन इतने बड़े राइटर, इतने बड़े पोएट, इतने बड़े पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी वो कितने विनम्र थे, वो कितने हम्बल थे। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, यानी इसमें 14 लाइन्स हैं। इसमें जो राइम स्कीम है ऑक्टेव की, यानी शुरुआती 8 लाइनों की, वो है ए बी बी ए बी ए, और सेस्टेट यानी कि आखिरी 6 लाइनों की जो राइम स्कीम है वो है बी सी सी डी और बी डी। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो सुनिए। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant waters, altar, sword and pen. मिल्टन को संबोधित करते हुए, मिल्टन को एड्रेस करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन, तुम्हें ना इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। अब इंग्लैंड को ज़रूरत क्यों है वो सुनिए। शी इज़ अ फैन, शी यहाँ पर इंग्लैंड के लिए है। इंग्लैंड है एक फैन, फैन कहते हैं दलदल को। इंग्लैंड अब एक दलदल है ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, स्टेगनेंट कहते हैं गतिहीन, निष्क्रिय, यानी मूव नहीं कर रहा जो पानी, एक ऐसे पानी की दलदल है जो मूव नहीं कर रहा। हम अच्छे से जानते हैं नदी जब तक बह रही है तभी तक उसका पानी साफ है, अगर पानी ने बहना बंद कर दिया तो वो नाला बन जाता है।
तो वो इंग्लैंड को कह रहे हैं कि एक ऐसा दलदल बन गया है इंग्लैंड जिसमें गति नहीं रही, जिसमें मूवमेंट नहीं रही। और वो मूवमेंट किस किस चीज़ में खोई है उसने? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आल्टर, आल्टर किसे कहते हैं? वेदी को, जहाँ पर जिस जगह से गॉड को प्रेयर ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर आल्टर का मतलब होगा कि लोग जो हैं इंग्लैंड के, वो अपने ग्लोरियस रिलीजन को भूल चुके हैं। दूसरा, वो किस चीज़ को भूले हैं? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार। लेकिन तलवार यहाँ पर सिंबलाइज किसे कर रही है? मिलिट्री शक्ति, मिलिट्री पावर को। इंग्लैंड अपनी मिलिट्री माइट को, मिलिट्री पावर को भूल चुका है। और तीसरा है पेन, पेन यानी कि कलम, लेकिन यहाँ पर वो इसे सिंबलाइज कर रहा है लिटरेचर से। तो वर्ड्सवर्थ को ये शिकायत है कि इंग्लैंड के लोग अपने धर्म को, अपनी मिलिट्री पावर को और अपने लिटरेचर को पूरी तरह से भूल चुके हैं। फारसाइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोवर हैव फॉरफीटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डोवर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। वो कहते हैं आल्टर, स्वॉर्ड और पेन के अलावा वो भूल चुके हैं फायरसाइड। फायरसाइड अंगीठी को कहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वहाँ पर सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं और हर घर में एक अंगीठी होती है, एक चिमनी होती है जहाँ पर लोग आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यानी लोग अपने मकानों को, घरों को भूल चुके हैं। द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोवर, वो भूल चुके हैं अपनी उस हीरोइक साहसी वेल्थ को, धन को, संपदा को, ऑफ हॉल जो हॉल में रहा करती थी यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, एंड बोवर जो कुंज में रहा करती थी। यानी वो सारा पैसा, देखिए जो पैसा है किसी भी देश का, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बिजनेस में नहीं होता है। हमारे भारत का सारा पैसा बॉम्बे बेंगलोर में नहीं है ना। वो पैसा उड़ीसा झारखंड में भी है, जहाँ से माइंस हैं, जहाँ से कोयला आ रहा है, जहाँ से हीरे आ रहे हैं, जहाँ से मिनरल्स आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये सब भूल चुके हैं लोग। हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डोवर, और वो खो चुके हैं। फॉरफिटेड का मतलब खो देना। वो खो चुके हैं अपने प्राचीन इंग्लिश डोवर को। वो कैसा डोवर? ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, जिसमें आंतरिक खुशी होती थी, अंदर की खुशी होती थी, जिसमें मन खुश होता था। यानी इंग्लैंड के लोग अब जो है दिल से खुश नहीं हैं। वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं जो चीज़ें पहले वाले समय में इंग्लैंड के लोगों को खुशी प्रदान करती थी, खुशियाँ देती थी, उनको प्राइड महसूस कराती थी। वो सारी की सारी चीज़ें इंग्लैंड के लोग यानी इंग्लिशमैन भूल चुके हैं। वी आर सेल्फिश मैन, ओह रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। वो कह रहे हैं कि वी आर सेल्फिश मैन। वर्ड्सवर्थ को लग रहा है कि इंग्लिशमैन अब क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा मतलबी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। वो मिल्टन से कहते हैं ओह रेज अस अप, हमें दोबारा से उठा दो, रिटर्न टू अस अगेन, दोबारा हमारे पास आओ, एंड गिव अस मैनर्स, और हमें आकर सिखाओ मैनर्स, वर्च्यू, गुण, फ्रीडम, आज़ादी, पावर, शक्ति के बारे में। जो लोग जॉन मिल्टन को नहीं जानते, वो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जॉन मिल्टन इंग्लैंड की क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो फ्रीडम को लेकर हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर हैं, चाहे वो रिलीजियस शॉविनिज्म को लेकर हैं, उसमें कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाथ रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आकर हमें मैनर्स सिखाओ, हमें वर्च्यू, हमें गुण दो, हमें आज़ादी की सही कीमत को बताओ और हमें शक्ति दो। आगे की लाइनों में आपके जो पोएट हैं वर्ड्सवर्थ, वो पोयम के प्लॉट को बदलेंगे और अब वो बताएंगे कि वो मिल्टन को ही क्यों बुलाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड में और महान व्यक्ति नहीं हुए हैं और ग्रेट जो सेज हेडेड लोग हैं वो पैदा नहीं हुए थे। अब वो आगे बता रहे हैं, सुनिए। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन तुम एक सितारे की तरह थे, एक स्टार की तरह थे, लेकिन अब उस सितारे ने क्या करा है? ड्वेल्ट अपार्ट। ड्वेल्ट कहते हैं डेरा जमा लेना, अपार्ट अलग,
लेकिन अब तुमने अलग डेरा जमा लिया है। दाउ हैडस्ट अ वॉइस, तुम्हारी पास एक आवाज़ थी। हुज साउंड, जिसका साउंड एक समुद्र की तरह था। यानी जब जब मिल्टन बोला करते थे, उसका जो इन्फ्लुएंस होता था मिल्टन के बोलने का या मिल्टन की लिखी हुई किसी कविता का या किसी एस्से का या किसी पैम्फलेट का, वो समुंदर के पार तक जाया करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्टन ने जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक एस्से लिखा तो वो अमेरिका तक पहुंचा और अमेरिका के संविधान, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सहायक बना। उन्होंने उसकी हेल्प ली गई। तो इसलिए कह रहे हैं आपके वर्ड्सवर्थ कि आपके पास एक ऐसी आवाज़ थी जिसकी गूंज समुंदर के जैसी थी, प्योर एज द नेकेड हेवंस। तुम इतने प्योर थे जैसे एक नेकेड हेवन होती है, जैसे स्वर्ग होता है, बिल्कुल प्योर, मैजेस्टिक, बहुत शानदार एंड फ्री। और मिल्टन, तुम बहुत आज़ाद थे। बिल्कुल सही बात है। मिल्टन उस वक्त में सरकारों से लड़ लिया करते थे अपने हक के लिए कि जो मैं लिखना चाहता हूँ मैं वो लिखूँगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ वह मैं बोलूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो मिल्टन फ्री थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे इन cheerful godliness, and yet thy heart the lowliest duties on herself did lay। वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं, सो डिडस्ट दाउ ट्रैवल, तुमने यात्राएं की थी, ऑन लाइफ्स कॉमन वे, कैसे यात्रा की थी? बिल्कुल जीवन के साधारण तरीके से। लेकिन उस साधारण तरीके में भी, उस कॉमन तरीके में भी आपके अंदर हुआ करती थी चेयरफुल गॉडलीनेस, एक खुशहाल देव भक्ति। जो मिल्टन को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मिल्टन बहुत धार्मिक, बहुत ही रिलीजियस थे। तो वो जीवन को बहुत ही कॉमन तरीके से जीते थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही गॉडलीनेस हुआ करती थी। एंड येट दाई हार्ट, और फिर भी तुम्हारा दिल, द लॉलियस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, तुम्हारे दिल में सबसे लॉलियस्ट कर्तव्य हुआ करते थे निभाने के लिए, जो तुम निभाया करते थे। अब अगर हम इस पोएम को समराइज़ करें तो वो इस तरह से होगी कि आपका स्पीकर खुश नहीं है इंग्लैंड के करंट एरा से, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ अवगुण, कुछ डिसक्वालिटीज़ आ चुकी हैं जिनको वो दूर करना चाहता है। वो खफा है कि इंग्लिशमैन जो हैं, इंग्लैंड के निवासी जो हैं, वो अपने धर्म को, वो अपनी मिलिट्री पावर को, वो अपने लिटरेचर को, वो अपने पारिवारिक संबंधों यानी कि फैमिली बॉन्डिंग को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वो चाहता है कि कोई एक ऐसा बंदा आए जो इन लोगों को ये सारी बातें दोबारा से याद दिला दे, जो पहले इंग्लैंड के जीवन में एक अहम हिस्सा रखा करती थी। और आपके वर्ड्सवर्थ को एक ही शख्स नज़र आया इंग्लैंड के इतिहास में, वो थे जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन मोरली इतने परफेक्ट थे कि कोई भी आदमी उनके ऊपर या उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। हम भी इस पोएम से इन्फ्लुएंस होकर एक पोएम लिखना चाहते थे। पहले हम चाहते थे कि हम भगत सिंह को एड्रेस कर एक पोएम लिखें, और हम बहुत जल्द शायद वो लिखेंगे भी, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हम भी चाहते हैं कि भगत सिंह वापस आए और इंडिया के लोगों को क्रांति करना सिखा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे आप इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।